नमस्ते दोस्तों। श्री उद्धव विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल धनसुरा में मैं कोमल शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 3 नादान दोस्त के विषय में हम समझेंगे। नादान दोस्त यह एक बाल कहानी है जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। इस कहानी के अंदर दो पात्र हैं, एक तो केशव और उसकी छोटी बहन श्यामा। तो आइए हम आगे चलकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटती है। केशव के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। तो जो केशव है उसके घर कार्निस के ऊपर यानी जो छत के आगे जो निकला हुआ भाग होता है वहाँ पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते। तो केशव और जो उसकी बहन श्यामा है वह हमेशा चिड़िया को आते जाते देखा करते थे और जब भी आंखें मलते तो सीधे ही कार्निस के सामने और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता, दूध और जलेबी की सूध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। तो ये तो बच्चे होते हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि जो चिड़िया के जो अंडे हैं वो कितने बड़े होंगे, फिर वो किस रंग के होंगे, उनके अंडे कितने होंगे, फिर वो क्या खाएंगे और उनमें से बच्चे जो है वो किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के जो पर है वो किस तरह से निकलेंगे। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला उनके पास कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। तो जो दोनों बच्चे थे, इन बच्चों के सवालों का जवाब देने वाला उनके पास कोई नहीं था, क्योंकि जो उनकी अम्मा होती है वह हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती थी और बाबूजी जो है वह हमेशा दफ्तर के कामों में व्यस्त रहते थे। तो दोनों बच्चे हैं आपस में ही अपने मन को दिलासा दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। तो श्यामा जो है वह अपने भैया को कहती है कि भैया ये जो बच्चे हैं क्या वो अंडों से निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। तो केशव उसे विद्वानों की तरह समझाता है और कहता है, नहीं, पहले उनके पंख निकलेंगे और फिर बिना पंखों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। तो श्यामा है वह अपने मन में सोचती है कि वह बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो क्या होता है कि केशव इस पेचीदा सवाल यानी इस मुश्किल का सवाल का जवाब वो नहीं दे सकता। इस तरह से सवाल जवाब करते ही 3-4 दिन निकल जाते हैं और दोनों बच्चे होते हैं, उन दोनों को दिन ब दिन अंडों को देखने के लिए वो उत्सुक हो जाते हैं और वह खुद ही अनुमान लगा लेते हैं कि अब शायद बच्चे निकल आए होंगे। अब क्या होता है कि उन बच्चों के चारे का सवाल उनके सामने आ खड़ा होता है। चिड़िया जो है वो बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी। बेचारे बच्चे भूख के मारे चूचू करके मर जाएंगे। तो दोनों जो बच्चे होते हैं वो क्या सोचते हैं कि जो चिड़िया है वो इतना सारा दाना कहाँ से लाएगी और अगर उन्हें दाना नहीं मिला तो जो चिड़िया के बच्चे हैं वो तो चूचू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठते थे। तो इस संकट का अंदाज़ा जैसे ही उन्हें होता था तो दोनों बच्चे घबरा जाते थे। दोनों ने फैसला किया कि
कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। अब दोनों जो भाई बहन हैं वो सोचते हैं कि ऐसा करते हैं, हम कार्निस के ऊपर थोड़ा सा दाना रख देते हैं। श्यामा खुश होकर अपने भैया को बोलती है, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। तो श्यामा जो है वो बहुत खुश हो जाती है और वो अपने भैया को बोलती है कि भैया फिर तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा। केशव, नहीं तब क्यों जाएगी? तो केशव अपनी बहन को कहता है कि हम यदि चारा रख देते हैं कार्निस के ऊपर तो फिर चिड़िया क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? तो श्यामा जो है वह अपने भैया को कहती है कि भैया फिर बच्चों को धूप नहीं लगेगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे बच्चे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर कोई छाया भी तो नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, पानी की प्याली और थोड़े से चावल देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत होता है। फिर अंतिम में दोनों यह फैसला करते हैं कि ऐसा करते हैं, हम जाकर वहाँ पर तो पानी की प्याली रख देते हैं और थोड़े से चावल भी रख देते हैं। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई और केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ कर उसमें पानी भर दिया। तो दोनों बच्चे बहुत चाव से काम करने लग जाते हैं और श्यामा जो है वो क्या करती है कि मटके में से थोड़े से चावल निकाल लाते हैं और जो केशव है वह पत्थर की प्याली का जो तेल होता है वो ज़मीन पर गिरा देता है और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर देता है। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? तो दोनों बच्चे जो है अब उनकी छाया के लिए परेशान होने लग जाते हैं कि अब उनकी छाया करने के लिए हम कपड़ा किधर से लाए और फिर बिना छड़ियों के यानी बिना लकड़ियों के वहाँ पर कपड़ा कैसे ठहरेगा? और फिर चलो मान लो कि हम दोनों जाकर थोड़ा सा कपड़ा और जो लकड़ियाँ हैं वो ले आते हैं, तो वहाँ पर लकड़ियाँ कैसे रुकेंगी? केशव बड़ी देर तक इस उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। फिर केशव जो है वह बहुत देर तक सोच विचार करता है और फिर यह मुश्किल भी वह हल कर देता है और अपनी बहन को कहता है कि तू एक काम कर, पहले जाकर कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी है हमारी उसे उठा ला, लेकिन ध्यान रखना तू यह बात अम्मा जी को मत बताना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। तो वह अपनी बहन को कहता है कि तू पहले जाकर टोकरी तो ले आ, फिर मैं ऐसा करता हूँ कि उसमें जो सुराख है यानी जो छेद है उसे बंद करने का कोई उपाय निकालता हूँ। श्यामा जो है दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने सुराख बंद करने के लिए थोड़ा सा कागज ठूस दिया। तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे डूब जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। तो श्यामा क्या करती है, दौड़कर जाती है और टोकरी उठा लाती है। फिर जो केशव है गर्मी के दिन थे, वो क्या करता है कि जो दफ्तर गए हुए जो छेद होता है अम्मा दोनों बच्चों को एक कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, यानी कि लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए तरह से हम दोनों दम रोके कर देंगे, यानी आंखें बंद किए, पर उसे मौके का ढक देंगे। इंतजार कर फिर रहे बताओ कि थे और इसमें से ज्यों ही धूप मालूम कैसे हुआ जाएगी? कि अम्मा जी श्यामा अच्छी मन ही तरह मन सो सोचती गई, है कि दोनों भैया बच्चे चुपके से कितने उठे और चालाक बहुत हैं। धीरे से श्यामा अपने मन में दरवाजे सोचती की है सिटकनी कि खोलकर जो मेरे बाहर भैया है निकल आए। अब आज ये गर्मी के दिन थे, तो दोनों जो बच्चे थे उन दोनों को अम्मा जी सुलाकर खुद भी सो गई थी और जो उनके बाबूजी थे वो दफ्तर गए हुए थे। लेकिन आज उन बच्चों की आंखों में आज नींद ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो आज क्या करना था, अंडों की हिफाजत की तैयारियां। लेकिन अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके
और आंखें बंद करके मौके का इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही उन्हें मालूम होता है कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, तो दोनों बच्चे चुपके से उठते हैं और दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल जाते हैं। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। अब दोनों बच्चे क्या करते हैं कि अंडों की हिफाजत की तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो केशव जो है वह कमरे में जाकर एक स्टूल उठा लाता है, लेकिन जब स्टूल से काम नहीं चलता तो नहाने की चौकी भी लाकर स्टूल के नीचे रख देता है और डरते डरते स्टूल पर चढ़ जाता है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े खड़े थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरह ज़्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता। तो जो केशव है वह धीरे से स्टूल पर चढ़ जाता है और श्यामा दोनों हाथों से स्टूल यानी कि टेबल को पकड़े हुए खड़ी रहती है। स्टूल की जो टांगे होती है वह चारों तरफ से बराबर नहीं होती, इसीलिए जिस तरफ भी केशव का दबाव जाता था वहाँ पर थोड़ा सा हिल जाता था। लेकिन उस वक्त केशव को कितनी परेशानी उठानी पड़ती थी, यह तो सिर्फ केशव का मन ही जानता था। दोनों हाथों से कार्निस को पकड़ लेता था और धीरे से अपनी बहन को डांट लगा देता और कहता कि अच्छी तरह से पकड़, वरना नीचे उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते, लेकिन जो श्यामा होती है उसका मन तो कार्निस के ऊपर लगा हुआ था और जैसे ही उसका ध्यान वहाँ पर जाता तो दोनों हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। तो केशव ने जैसे ही कार्निस के ऊपर हाथ रखा तो क्या होता है कि दोनों चिड़ियाएँ उड़कर चली जाती है और केशव देखता है कि कार्निस के ऊपर थोड़े से तिनके यानी जो पेड़ों की जो पत्तियां हैं, छोटी छोटी डालियां होती है, वहाँ पर बिछे हुए थे और वहाँ पर सिर्फ 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया? तो केशव जो है उसने जैसे घोंसले पेड़ों के ऊपर देखे थे वैसा वहाँ पर कोई घोंसला नहीं था। और श्यामा नीचे से पूछती है कि भैया कार्निस के ऊपर बच्चे हैं? केशव 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। तो केशव जो है वह अपनी बहन को बोलता है कि हाँ वहाँ पर 3 अंडे हैं, लेकिन वहाँ पर अभी बच्चे नहीं निकले। तो श्यामा अपने भैया से कहती है जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। तो श्यामा अपने भैया को बोलती है कि भैया हमें भी दिखा दो ना कि अंडे कितने बड़े हैं। तो केशव अपनी बहन को बोलता है कि पहले जाकर तू चिथड़े लिया तो मैं अंडों के नीचे जो तिनके हैं उनके ऊपर बिछा देता हूँ, फिर मैं तुझे अंडे दिखा दूँगी। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। तो श्यामा क्या करती है, जाकर दौड़कर जाती है और अपनी धोती का एक टुकड़ा फाड़कर ले आती है। केशव झुककर हुआ कपड़ा ले लेता है और उसकी बहुत सारी तह कर एक गद्दी बना देता है और तिनकों पर उनको बिछा देता है और वहाँ पर अंडे धीरे से रख देता है। श्यामा अपने भैया को कहती है हमको भी दिखा दो भैया
केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। तो श्यामा जो है वह अपने भैया को कहती है कि भैया अभी दिखा दो ना हमें। तो केशव अपनी बहन को कहता है कि तू ऐसे कर, पहले जाकर जो कूड़े फेंकने वाली जो टोकरी है वह उठा ला, तो मैं इनके ऊपर छाया कर देता हूँ। तो श्यामा नीचे से टोकरी उसको पकड़ा देती है और फिर कहती है कि भैया मुझे भी दिखा दो। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। तो केशव क्या कहता है अपनी बहन को कि जाकर पहले तू टोकरी ले आ, तो मैं उसको छाया कर देता हूँ। और वह टोकरी को क्या करता है कि एक टहनी पर टिका देता है और उसकी बहन को कहता है कि पहले तू थोड़ा सा दाना और पानी की प्याली ले आ, तो मैं नीचे उतर जाऊंगा और तुझे भी अंडे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आती है। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी है और आहिस्ता से नीचे उतर गया। श्यामा गिड़गिड़ाकर अपने भैया को कहती है, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। तो केशव जो है वह अपनी बहन को कहता है कि तू नीचे गिर जाएगी, लेकिन श्यामा क्या कहती है अपने भैया को कि नहीं भैया, मैं नीचे नहीं गिरूंगी, तुम नीचे से टेबल को पकड़ लेना। केशव, न भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी और कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो केशव जो है वह अपनी बहन को कहता है कि नहीं, अगर तू गिरा गई तो अम्मा जी मुझे बहुत मारेंगी और कहेंगी कि तूने ही श्यामा को चढ़ाया होगा। फिर बता, तू देखकर भी क्या करेगी, अब मैंने अंडे बहुत आराम से रख दिए और जब उनमें से बच्चे निकलेंगे तो हम उन्हें पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ थी वहाँ ही रख दी। तो जो दोनों चिड़िया जो कार्निस पर हमेशा आती थी वह हमेशा कार्निस पर बिना बैठे ही उड़ जाती थी। तो केशव सोचता था कि शायद जो चिड़िया है वह हम लोगों से डरती होगी। तो केशव क्या करता है कि स्टूल उठाकर कमरे में रखाता है और जो नहाने की चौकी होती है वह जहाँ पर थी वहीं की वहीं रख देता है। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी को कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते? श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। तो श्यामा है वह बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उसके भैया ने उसको अंडे नहीं दिखाए होते और अपनी आंखों में आंसू भरकर कहती है कि तुमने जो मुझे अंडे नहीं दिखाए ना, तो अब मैं यह बात अम्मा जी को बता दूंगी। तो केशव अपनी बहन को कहता है कि अगर तूने जो अम्मा जी को बताया ना तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। श्यामा तो अपने भैया को कहती है कि भैया, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाए? केशव उसकी बहन को समझाता है, अगर गिर पड़ती तो 4 सिर नहीं हो जाते। श्यामा कहती है कि भैया हो जाते तो हो जाते, लेकिन देख लेना, मैं अम्मा जी को कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। तो इतने में क्या होता है कि अम्मा जी दरवाज़ा खोलती है और धूप से अपनी आंखों को बचाकर दोनों बच्चों को डांट लगाती है और कहती है कि मैंने तुमको कहा था ना कि तुम लोग बाहर नहीं निकलना, तो फिर तुम लोग बाहर क्यों निकल आए? और फिर ये दरवाज़ा किसने खोला था?
दरवाज़ा तो श्यामा जो है मन ही मन में सोचती है कि दरवाज़ा तो केशव ने खोला था, लेकिन वह अपनी माँ को यह बात नहीं बताती है क्योंकि उसे डर लगा था कि भैया उसे पीट जाएंगे। केशव दिल में ही काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, क्योंकि उसने अंडे नहीं दिखाए थे। अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या फिर उस कसूर में हिस्सेदारी होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। तो केशव जो है वो मन ही मन में काँप रहा होता है कि श्यामा अपनी माँ को सब बातें न बता दे, क्योंकि उसने अंडे नहीं दिखाए थे। लेकिन श्यामा अपनी माँ को यह नहीं बताती। अब ये बात तो हम नहीं बता सकते कि उसके मन में क्या चल रहा था। या तो वो अपनी मोहब्बत के मारे चुप थी या फिर इस कसूर में हिस्सेदारी होने के कारण वह कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। माँ ने दोनों बच्चों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगे। अब सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। माँ क्या करती है कि दोनों बच्चों को डांट लगा देती है और कमरे में ले जाकर बंद कर देती है और उन्हें पंखा जलने लग देती है, यानी उन्हें हवा करने लगती है। अभी तो सिर्फ 2 ही बजे थे और बाहर इतनी तेज गर्मी थी कि लू चल रही थी, तो दोनों बच्चों को नींद भी। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने आपको इस चैप्टर के लिए समझाया है, शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा तो आगे का भाग हम वहीं पर देखेंगे। धन्यवाद।